एंड देन ओनली दिल्ली कैन बी देन ऑफ कोर्स दिवाली पोल्यूशन, फायर क्रैकर्स अभी भी हैं. इस बार की दिवाली 3 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही है. तो ये कास्ट सिस्टम जो है, इससे इंडिया कैसे इम्प्रूव हो सकता है? गांव में प्रवेश करते वक्त कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है. हमारी परंपरा के अनुसार दलितों का चप्पल पहन के ऊंची जाति के इलाके में दाखिल होना मना है. पॉलिटिक्स में अभी भी जो वोट बैंक है, जो कास्ट ओरिएंटेड सिलेक्शंस है वो हो रही हैं कि ये वोट, ये सीट जाट को दे दो, ये नॉन जाट को दे दो, ये फलाना. हरियाणा में बहुत होता है. एक से जो ट्रेनिंग होती है आईएएस की, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है? आपके जो रूल एग्जीक्यूशन होता है ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, क्या सिखाया जाता है उसमें? अभी हमने कुछ रिसेंट केसेस देखे जिसमें आईएएस ऑफिसर्स ने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए, बहुत सारा कुछ लोग पकड़े जाते हैं जो करप्शन भी करते हैं. ऑल्दो व्हेन ड्यूरिंग सिलेक्शन दे गो थ्रू अ वेरी रिगरस स्क्रीनिंग ऑल्सो, बट वहाँ पर जाकर क्या चेंज होता है? ठीक है, इज़ इट जस्ट ग्रीड? हेलो फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे गेस्ट बहुत रिनोन्ड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आज हमारे शो पर होंगे मिस्टर विवेक आत्रे, जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है. एक बहुत मेजर पॉपुलेशन जो है वो आईएएस में जानना चाहती है, आईएएस के बारे में जानना चाहती है. तो इसलिए हमने आज पॉडकास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि आईएएस में जाया कैसे जाए, आईएएस में जाने के प्रोसेसेस क्या हैं, उसका कैसा टेम्परामेंट होना चाहिए और वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स क्या आती है. हमने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछे हैं जैसे कि पॉलिटिशियंस और आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स का कैसे नेक्सस होता है कभी कभी, रीसेंट आईएएस ऑफिसर्स के कुछ ऐसे केसेस जिसमें फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुआ है, और एक स्पिरिचुअल साइड भी. अब जो विवेक आत्रे सर हैं वो एक एकेडमी रन करते हैं जिसमें कि वो काफ़ी सारा लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, आईएएस बनने के लिए हेल्प भी करते हैं. तो आज हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में देखने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऐसे ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ से मिलने के लिए. हेलो सर, वेलकम टू द चैनल. थैंक्स टाइम देने के लिए. हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, हमने काफ़ी आपको फॉलो भी किया है, काफ़ी आपके अच्छे पॉडकास्ट सुने हैं, काफ़ी लर्निंग भी हुई है और मल्टीपल एस्पेक्ट पे हम आज आपसे बात करना चाहेंगे, आपके व्यूज़ लेना चाहेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम आईएएस की एंट्री, आईएएस पे कैसे लाइफ होती है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपने रिटायरमेंट अर्ली भी लिया है आईएएस से, और एक स्पिरिचुअल साइड का भी हम उसमें आपसे जानना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू आदित्य. तो सर, पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हमने आजकल काफ़ी स्ट्रगल्स देखी हैं इन मूवीज़. एक मूवी आई थी अभी, काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी, 12th फेल, और एक सीरीज़ भी है एस्पिरेंट्स, जो आईएएस ऑफिसर्स का, आईएएस एस्पिरेंट्स का कैसे प्रिपरेशन रहता है, एक कोचिंग सेंटर का रोल क्या रहता है, ये सारा उस मूवी में दिखाया है. तो मैं ये जानना चाहूँगा आईएएस ऑफिसर्स के लिए स्ट्रगल्स जो हैं वो कितना टफ़ है और कैसे उसको मेंटली कोप किया जाए. स्ट्रगल्स भी काफ़ी हैं और लेकिन हर चीज़ में स्ट्रगल होता है. मैं हालांकि एचसीएस से आईएएस में आया था. मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया था, लेकिन प्रमोशन हुआ आईएएस में. अब मैं मेंटर करता हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स को. लेकिन जब पॉडकास्ट होता है तो फ़ोटो जो लगती है वो या 12th फेल वालों की साथ में लगती है या एस्पिरेंट्स वालों की लगती है. मेरी तो लगती है, साथ में वो लग जाती है. तो इट शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज 2 फिल्म्स विच यू आर टॉकिंग अबाउट. तो जो स्ट्रगल है वो रियल है, लेकिन स्ट्रगल लाइफ का पार्ट है. मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, अब 7 years हो गए मुझे रिज़ाइन करने के बाद. तो इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर ये समझेंगे स्मूथ लाइफ होने वाली है, तो वो टेबल तो स्मूथ है लेकिन लाइफ स्मूथ नहीं है. तो इसलिए हमें रेडी होना पड़ेगा चैलेंजेस के लिए. आईएएस में आने के जो स्ट्रगल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. आईएएस में आने के बाद भी स्ट्रगल है क्योंकि चैलेंज तो आता रहेगा. आप इंडियन टीम के कैप्टन बन गए, क्रिकेट टीम के, तो कैप्टनसी का स्ट्रगल तो अभी शुरू हो रहा है ना. वो तो एक स्ट्रगल था. आपने रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले स्ट्रगल देखा, उसके बाद भी स्ट्रगल है. तो हर चीज़ में स्ट्रगल है. जहाँ तक बात है इन मूवीज़ के इम्पैक्ट की, तो 12th फेल एंड द एस्पिरेंट्स मूवी, दे शो क्वाइट अ बिट ऑफ ट्रूथ. कुछ थोड़ा बहुत एग्जैजरेट भी हो जाता है और ऐसा भी होता है कि कई लोग इस एग्ज़ाम की, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दफ़ा ये एग्ज़ाम देते रहते हैं जबकि उनका चांस शुरू में ही पता चल जाता है कि चांस बहुत कम है. तो हमें 2-1 साल के बाद रियलिटी चेक कर लेना चाहिए. तो 12th फेल वाली सिचुएशन नहीं आएगी. और 12th फेल वाले जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो रेयर इंस्टेंस है. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट. और जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी रेयर हैं. 0.01% अगर हम कहते हैं तो वो रेयर है. तो एनीवे, दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट. बाकी हम बात करते हैं. और सर,
कोचिंग का क्या रोल है आईएएस ऑफिसर्स में? क्या सेल्फ प्रिपरेशन से भी लोग निकाल सकते हैं आईएएस? क्योंकि एक पर्सनालिटी टेस्ट भी है, खाली नॉलेज टेस्ट नहीं है आईएएस में, क्योंकि आईएएस आर द पीपल हु रन कंट्री, राइट? तो उसमें कोचिंग का क्या रोल है? आपको पता है कि प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट है। कोचिंग का जहाँ तक सवाल है, मैं भी मेंटर हूँ विवेक आईएएस करियर एकेडमी का, लेकिन जहाँ तक सवाल है कोचिंग का, कुछ हद तक कोचिंग ले लेनी चाहिए, पर उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई 3 साल प्रिपरेशन कर रहा है और 1 साल कोचिंग ले ली या पौना साल ले ली, तो मैं समझता हूँ वो ठीक है। 3 साल की कोचिंग तब ज़रूरी है जब आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं और आपको लगता है कि ये ही आपके 3 साल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली कहता हूँ कि 1 साल आप कोचिंग लो, उसके बाद फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, या पहले सेल्फ स्टडी करो फिर कोचिंग लो, दैट इज़ अप टू यू। अगर आप साथ में कोई जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप कोचिंग भी लें, जॉब भी करें, वो मुश्किल काम है। तो इसलिए यू हैव टू बैलेंस। तो आई थिंक कोचिंग की इंपॉर्टेंस है इसलिए कि ताकि उनको स्ट्रक्चर पता चले कैंडिडेट्स को, उनको ट्रेंड पता चले, उनको कंपटीशन का पता चले। आपको एक जीके का क्वेश्चन आता है, बाकी किसी को नहीं आता क्लास में, वो क्लास में जाके पता चलेगा, घर में बैठ के नहीं पता चलेगा। करेक्ट। सो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। आपको नहीं आता है और पूरी क्लास को आता है, वो भी वहाँ जाके पता चलेगा। सो ये कॉन्टेक्स्ट करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड और मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरडू नहीं करना। ठीक है सर। एक काफ़ी मैंने अपने आसपास के लोग देखे हैं, जैसे आपने बोला कि लगे रहते हैं लोग, ठीक है, सब कुछ छोड़ के जॉब नहीं लेंगे ग्रेजुएशन के बाद, और 2, 3, 4 साल तक भी लगे रहते हैं लोग। उसके बाद अगर उनका नहीं होता है तो उन पे ऑप्शन क्या है, और क्या उनका माइंडसेट होना चाहिए कि ठीक है, हो गया, हमने कुछ ट्राई किया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और टफ एग्ज़ाम ट्राई किया, नहीं हुआ, नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो वो कैसे आप देखते हैं उस चीज़ को? देखिए, आपने की साइकोलॉजी, आपने किया बायो साइंसेस स्टडीज़ में, फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, व्हाट एवर यू डिड, आपको लगा कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम भी देना है। तो हमने जब कोर्स कर लिया, उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर हमारा नहीं होता तो कोर्स तो हमारे पास है, फिर भी वो डिग्री है हमारे पास, वो नॉलेज है। हो सकता है, मोस्ट पीपल आई वुड सजेस्ट, जहाँ तक हो सके अपना सब्जेक्ट ऑप्शनल भी चूज़ कर लीजिए यूपीएससी में। तो आप साइकोलॉजी पढ़ के आए हैं, आप साइकोलॉजी अगर यूपीएससी में ले रहे हैं या इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, और वही आपने तैयारी की, आपका नहीं हुआ, यू हैव बिकम बेटर इन इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन। नाउ यू हैव ए चांस टू एक्सेल इन इकोनॉमिक्स फील्ड। आप उसको पढ़ा सकते हैं, आप कहीं वर्ल्ड बैंक ज्वाइन कर लीजिए, कोई एम्बेसी ज्वाइन कर लीजिए, कोई थिंक टैंक ज्वाइन कर लीजिए, कोई और ज्वाइन कर लीजिए। तो प्लान बी, प्लान सी ज़रूरी है, प्लान डी भी ज़रूरी है। कोई ना कोई प्लान हमारी लिस्ट होनी चाहिए। ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये ज़रूरी है। एक ही एग में, एक ही बास्केट में सारे एग्स नहीं डाल सकते, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहावत है। तो देन वी मस्ट बी केयरफुल दैट वी आर नॉट डेस्परेट एंड वी आर नॉट ओवर डिपेंडेंट ऑन वन एग्ज़ाम, वो ज़रूरी है। तो ये हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ये हमारा ऑप्शन है, ये ज़रूरी है। क्योंकि परसेंटेज ऑफ सक्सेस भी बहुत लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड बहुत ही कम है। रिगरस नेचर ऑफ द कोर्स। एक सर सिलेक्शन जो प्रोसेस है आजकल, उसमें आप कुछ बेस्ड ऑन द चेंजिंग टाइम्स आप कुछ देखते हैं कि चेंजेस होने चाहिए उस चीज़ में, या कुछ ऐसा है जो विच इज़ नॉट आजकल के टाइम्स के साथ जो पेस पे नहीं है? आपने पर्सनालिटी टेस्ट की बात की, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर्सनालिटी टेस्ट हमारा कम देर के लिए होता है अकॉर्डिंग टू मी। जो प्रोसेस है उसमें प्रीलिम्स और मेंस का तो कोई विकल्प मुझे खास नज़र नहीं आ रहा, वो ठीक है। देयर इज नो अदर वे आउट व्हेन 8 लाख पीपल आर अपेयरिंग, हाउ विल यू फिल्टर? पर्सनालिटी टेस्ट में थोड़ा सा डेप्थ और होनी चाहिए। 2000 या 2400-2500 लोगों में से अगर 800 सेलेक्ट हो रहे हैं, उनमें से 100 जो हैं वो आईएएस में आ रहे हैं, तो हम उनको और अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उनका फियर फैक्टर, उनका बैलेंस, उनका डिसाइसिवनेस एक 40 मिनट्स के इंटरव्यू में शायद नहीं पता चलता। आर्मी या डिफेंस सर्विसेज 1 वीक लगाती हैं इसको करने में। साइकोमेट्रिक टेस्ट, योर ग्रुप डिस्कशंस, योर स्ट्रेस टेस्ट इन अ वे, नॉट फिजिकल बट मेंटल, योर एबिलिटी टू कीप कूल एंड काम, योर एबिलिटी टू गिव अ कोजेंट कोहेरेंट आंसर के क्लैरिटी के साथ। तो ये सब चीज़ें हमारी
ज़रूरी है टेस्ट करनी, तो थोड़ा सा प्रोसेस में अगर ये बढ़ा दिया जाए, और हो सकता है उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बढ़ा दिए जाएँ जो मेंस क्लियर कर रहे हैं, थोड़े डबल भी हो जाएँ, और इसमें टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा और टाइम निकालना पड़ेगा, तो फिर अच्छा एनालिसिस होगा। और सर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, जैसे हमने कुछ आर्मी वेटरन से बात की, उनका ये था कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए, एबिलिटी टू टेक रिस्क, चैलेंजिंग सिचुएशन में तुम्हें काम करना आना चाहिए। तो ऐसे आईएएस ऑफिसर्स के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आप देखते हैं इंपॉर्टेंट है? इसमें जो डिफेंस सर्विसेज और इसमें यही फ़र्क है कि फिज़िकल करेज इज़ रिक्वायर्ड बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, रिस्क टेकिंग इज़ रिक्वायर्ड बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, मेथोडिकल होना ज़रूरी है, नंबर वन, ऑर्गेनाइज्ड होना ज़रूरी है, लेकिन डिसाइसिव होना भी ज़रूरी है। ए या बी में से डिसीजन लेना है, परसों तक वेट नहीं कर सकता, अभी लेना है। गुड कम्युनिकेटर होना भी ज़रूरी है, गुड लिसनर होना भी ज़रूरी है, गुड राइटर होना भी ज़रूरी है, देन एनालिस्ट होना भी ज़रूरी है। एक सिचुएशन के दो पहलू हैं, चार पहलू हैं, उसको क्या फैक्टर्स हैं वो एनालाइज करना ज़रूरी है। तो हमारा मन जो है वो एनालिटिकल भी होना चाहिए, डिसाइसिव भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, लास्टली क्रिएटिव भी होना चाहिए। हमें कुछ हरकत करनी है, कुछ करके दिखाना है। ये सोच हमारी कि ये पुराना चला आ रहा है, सर ये तो ऐसे ही होता है हमेशा, पीए आपको बताएगा, सुपरडेंट साहब बताएंगे, क्लरिकल साहब बताएगा, सर ये तो ऐसे ही होता है यहाँ पे, भाई होता है तो आप चेंज करो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि आई केम एंड आई वाज डीसी पंचकूला, तो पंचकूला में हम बैठे हैं अभी, तो हमारा ये था कि 10:30 से 1 बजे तक विंडो खुली रहती थी, या 10 से 1, जो पब्लिक डीलिंग विंडो है, लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एट्सेट्रा, उसको मैंने 9:30 से 1:30 कर दिया, तो इसमें 1 घंटा बढ़ गया। जब 1 घंटा बढ़ गया तो सैटरडे भी बढ़ा दिया हमने फॉर वेटरन्स, आर्मी वेटरन्स एट्सेट्रा, एल्डरली पीपल, तो आपका 1 दिन और बढ़ गया। तो नंबर ऑफ पब्लिक डीलिंग आवर्स इंक्रीज्ड, बाकी टाइम उनको चाहिए 1:30 बजे के बाद टू प्रोसेस द एप्लीकेशन एंड ऑल, पब्लिक डीलिंग विंडो इज ओपन ओनली फॉर दैट। तो इसमें अब मैं अगर लॉजिकली ना करूं और इनोवेटिवली ना करूं, क्रिएटिवली ना करूं, तो बैठे रहो फिर, सो देन पीपल आर गोइंग टू सफ़र। सो आई थिंक क्रिएटिव थिंकिंग, डायनामिज्म, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस, बट being methodical, organized, and not too flamboyant also. बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक से जो ट्रेनिंग होती है आईएएस की, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपके जो रोल एग्जीक्यूशन होता है ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, क्या सिखाया जाता है उसमें? आई थिंक आईएएस एक ऐसी फील्ड नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर डोमेन का है। यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ द एंटायर लार्जर पॉपुलेशन एंड द प्रोसेसेस। तो क्या आपका ट्रेनिंग का उसमें इम्पैक्ट रहता है? सो आईएएस इज अ जनरलिस्ट सर्विस, जनरलिस्ट है तो स्पेशलिस्ट नहीं है। पुलिस इज अ स्पेशलाइजेशन, बट पुलिस में भी बहुत डाइवर्सिटी है। आपको कम्युनिटी को समझना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी को समझना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को समझना पड़ेगा। आईपीएस फॉर एग्जांपल ऑल्सो हैज़ टू बी वेरी डाइवर्स इन इट्स ट्रेनिंग। तो आईपीएस की ट्रेनिंग अगर हम ले लें 1 मिनट के लिए, वो स्पेशलाइज भी है और डाइवर्स भी है। आईएएस की ट्रेनिंग भी स्पेशलाइज भी है और डाइवर्स भी है। इकोनॉमिक्स की जानकारी चाहिए, सोशियोलॉजी की चाहिए, आपको ह्यूमन डायनामिक्स की जानकारी चाहिए, आपको डिस्पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन की चाहिए, पुअर एंड रिच की चाहिए, डिजिटल डिवाइड के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी स्टेट के बारे में या कंट्री के बारे में बहुत डेप्थ में पता होना चाहिए। सो आई थिंक रूरल अर्बन डिवाइड के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत कुछ है। तो अगर हम इन सब पे ट्रेनिंग देते हैं तभी वो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, जो भी सर्विस के ऑफिसर है, वो तैयार होते हैं। तो आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जो है वो मसूरी में होती है, ज़्यादातर फील्ड में भी होती है। और हम लोगों की ट्रेनिंग हुई फ्रॉम एचसीएस टू आईएएस, जब हम प्रमोट हुए तो हमारी भी मसूरी में ट्रेनिंग हुई। इट वाज वेरी एसेंशियल, और उस ट्रेनिंग में काफ़ी डाइवर्स टॉपिक्स कवर किए गए। अब मैं भी जाता हूँ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में ट्रेनिंग देने के लिए, और वहाँ बांग्लादेश, मालदीव्स, कंबोडिया वगैरह के ऑफिसर, श्रीलंका के ऑफिसर्स आते हैं, तो उनकी भी ट्रेनिंग ऐसी होती है। तो दे हैव टू बी डाइवर्सली ट्रेनिंग हैज़ टू बी ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट्स। इट कैन नॉट बी लीनियर कि केमिस्ट्री पढ़ा दिया, ऐसा तो है नहीं। और ह्यूमन बीइंग पे भी असर करता है। सो ट्रेनिंग में ह्यूमन क्वालिटीज़, एम आई अ गुड लिसनर, एम आई एम्पथेटिक। अब वो ट्रेनिंग में एम्पथी सिखाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जैसे इंडिया टूर होता है, भारत दर्शन जो होता है आईएएस ऑफिसर्स का, वो बहुत ग्रेट इम्पैक्ट है। मेरी डॉटर ने आई थिंक शी वाज 17, शी वेंट ऑन जागृति यात्रा।
एक ट्रेन है पूरे इंडिया में जाती है वो, ये यंगस्टर्स अपने चॉइस से जाते हैं। पर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको भेजा जाता है भारत दर्शन के लिए, तो एम्पैथी बढ़ती है, ओके अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। मैं हूँ मुंबई का, और मैं जब कोटा जाता हूँ, जब मैं झारखंड जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि क्या है वहाँ पर। ठीक है सर। एक सर जैसे आपने बोला कि आईएएस ऑफिसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो देश कौन चला रहा है? पॉलिटिशियंस चला रहे हैं या आईएएस ऑफिसर्स चला रहे हैं? लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम सोल्यूशन ढूंढने आईएएस ऑफिसर्स के पास जाएं, पॉलिटिशियन को के पास जाएं, या फिर हम किसको ब्लेम करें कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर कौन नहीं रहा है? सो ऐसा है कि कोई बाइक चलाता है तो एक ही आदमी चलाता है, कार चलाता है तो एक ही आदमी चलाता है। कार अगर 4 आदमी उसमें बैठे हैं और एक चला रहा है, तो उस वक्त वो चला रहा है। मान लो आप जा रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो बीच में ड्राइवर बदलना भी पड़ता है, दूसरा कोई भी चलाएगा। सो इन अ सिस्टम you cannot blame or put the onus on one person or one sector. पॉलिटिशियन का अपना रोल है, मिनिस्ट्रियल अपना रोल है, आईएएस ऑफिसर का, एचसीएस ऑफिसर का, बीडीओ, तहसीलदार, एसएचओ, इनका अपना अपना रोल है। तो जिसका स्पेसिफिक रोल है उसी को हम रिक्वेस्ट करेंगे या उसी को ब्लेम करेंगे अगर काम नहीं हो। अगर ब्रिज गिर गया नया बना हुआ, तो ऑब्वियसली जो इंजीनियरिंग स्टाफ था, जिन्होंने वो ब्रिज बनाया, दे हैव टू बी, कॉन्ट्रैक्टर्स टू बी ब्लेम्ड। You can't blame the deputy commissioner for that. But the thing is that in a system, we cannot, अब जैसे टीम हार गई आपकी, फर्स्ट टेस्ट हार गया इंडिया न्यूजीलैंड से, 46 ऑल आउट, who will you blame? You can blame the captain for taking a decision कि टॉस जीत के बैटिंग क्यों की पहले, लेकिन फिर 11 आदमियों ने बैटिंग भी तो की, तो उनका भी ब्लेम है क्योंकि तुमने कोई तो 25, 30, 50 कुछ तो बनाते तुम। So I think in a system you cannot pinpoint. You can say that the system is difficult. India is not an easy country. 140 crores? Can we handle 140 crores easily? इंडिया में क्राइम भी होगा, इंडिया में डाइवर्जन्स भी होंगी, इंडिया में फेस्टिवल्स भी होंगे, बहुत कुछ होता है। तो उसको रन करना आसान, मुझे कई बार लगता है कि भगवान ही चला रहे हैं, जितना मर्जी कर लो। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जेई साहब जो है वो सबसे पावरफुल है, उनके पास कितना टाइम है? तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सिस्टम में एक व्यक्ति को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, पर लीडरशिप का रोल भी है, डिप्टी कमिश्नर का रोल है, चीफ मिनिस्टर का रोल है, चीफ सेक्रेटरी का रोल है, चीफ प्राइम मिनिस्टर का रोल है। सो दे कैन ओनली इम्प्रूव मैटर्स बाय डायनामिक लीडरशिप, बट द सिस्टम हैज़ टू रन एज अ सिस्टम, एज अ टीम। एक सर अगर किसी कॉमन इंसान को, लेट से वो थोड़ा टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट उसको प्रॉब्लम है और उसको प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करानी है, और कुछ लोगों की प्रॉब्लम छोटी होती है हम सोचे तो, बट उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वो पेंशन अटकी हुई है, चाहे उनके एरिया में पानी नहीं आ रहा, चाहे रोड्स नहीं है, चाहे करप्शन है, चाहे कोई उनसे पैसे मांगता है, डेली वेजेस नहीं मिलती हैं उनको। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के आईएएस ऑफिसर्स को और सोल्यूशन सीख कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल्स मैटर। सिस्टम हमने बात की कि सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफ़िकल्ट है, बट इंडिविजुअल डायनामिज्म से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकती है। एक डिप्टी कमिश्नर ने टेक ओवर किया, चीफ इंजीनियर ने भी टेक ओवर किया, किसी ने अपने डिपार्टमेंट में, एसएसपी ने टेक ओवर किया, एक क्लियर मैसेज चला गया स्टाफ को, पब्लिक डीलिंग इज़ नंबर 1। पब्लिक की बात सुननी है, हल करना है, नहीं हल हो सकता तो उसको बताना है कि आपका ये काम नहीं हो सकता, ये रीज़न है। सो मेरा कहना ये है कि इंडिविजुअली ऑफिसर्स को पहले ट्रेन किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उनको इंसेंटिव दिया जाए कि आप अपनी टीम को पहले जाके जोश दिला के, उनको एक मंत्रणा दे के, उनको एडवाइस दे के, और फिर आप उसमें जान डालिए। अभी एक ऑर्डर आए हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट के कि 9 AM to 11 AM म्यूनिसिपल सर्विसेज की हेयरिंग होएगी सबकी, तो उससे फ़ायदा ही है, लेकिन उसका जो जोश है वो कम नहीं आना चाहिए 1 महीने के बाद। एक कोई सीएम विंडो का कॉन्सेप्ट आया था, हरियाणा में भी था, बहुत ज़ोरों से चला, उसको हल्का नहीं पड़ना चाहिए आफ्टर 1-2 years। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इंडिविजुअल्स को एफर्ट करना पड़ेगा। लेज़ी अप्रोच या नॉर्मल वे में चल रहा है जी, ये तो चल रहा है। एक मैं आपको एग्जांपल खुद देता हूँ एज ए सिटीज़न।
एक कहीं आसपास ही राउंड अबाउट है, गोल चक्कर है, उसमें एक मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है जो रिफ्लेक्टर है। हम उसमें कई बार मैं भी ड्राइव करके जाता हूँ, वो उस रिफ्लेक्टर आधा निकला हुआ है, वो उस गाड़ी में लग सकता है किसी भी गाड़ी में, लेकिन वो 2 महीने से मैं देख रहा हूँ किसी ने उसको टच नहीं किया। मुझे भी ध्यान नहीं रहता कि मैं किसी को फ़ोन कर दूँ, लेकिन जब भी मैं आज ही उसको देखा दोबारा, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। जैसे हम अपने घर को ठीक रखते हैं वैसे हम अपने एरिया को ठीक रखें, और हम अपने काम को वही माने जो हमारा घर का, फैमिली का जो अप्रोच है। जितने हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट है उतने ही हमारे सिटीजन हैं। सो ये अगर अप्रोच होगा तो बात बनेगी। उसके लिए मोटिवेशन और ट्रेनिंग चाहिए सभी की। और सर एक सॉर्ट ऑफ आई थिंक मॉनिटरिंग भी चाहिए कि लोग अपना एफर्ट, जो आपने बोला कि सीएम विंडो है या फिर आवर्स कुछ डिसाइड हुए हैं जिसमें सिटीजन्स कैन अप्रोच, बट आई थिंक एक कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे उसको कि ऑडिट भी ज़रूरी है क्या कि इस चीज़ के लिए कि ठीक है हमने प्रोग्राम्स बना दिए बट क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं? होता है, ऑडिट भी होता है। देर आर सीएम विंडो का डेफिनेटली चेकअप होता है। देयर इज़ अ सेपरेट सेल इन हरियाणा, दे आर लुकिंग इनटू इट। लेकिन उसमें इम्पेटस आता है, जोर पड़ता है। अगर सीएम विंडो ना हो तो हल्का ही पड़ेगा वो मामला, लेकिन सीएम विंडो में गया तो कुछ तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। फिर उसमें भी होता होगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। अगर 5000 मामले आ गए सीएम विंडो में, तो फिर वो 5 मामले जो शुरू में थे वो बराबर तो नहीं है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज़ करेक्ट कि ऑडिट भी होना चाहिए, चेक भी होना चाहिए, मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। वो भी एक कंपल्सरी नहीं है इस वक्त, कुछ भी एक एफर्ट करना पड़ता है। तो अपने एरिया में आपको अगर गुडविल कमाना है तो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ही विल हैव टू और शी विल हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव। फिर गुडविल बनता है, फिर वो इम्पैक्ट होता है, जोश बनता है, वो ज़रूरी। सर आजकल हम कोई भी सर्विस लेते हैं, स्टारबक्स में जाएंगे या फिर हल्दीराम्स में जाएंगे या फिर किसी शोरूम में जाएंगे वैन ह्यूसन के कुछ क्लोथ लेने, तो एक चीज़ होती है कि हमें फीडबैक देने का मौका मिलता है कि हाँ सर्विस ठीक थी, सर्विस ठीक नहीं थी, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव कैसा था। क्या ये चीज़ गवर्नमेंट सर्विसेज में भी एप्लीकेबल हो सकती है? हमें पॉलिटिशियंस में ये चीज़ मिलती है कि हाँ 5 साल में हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो वी कैन वो नॉट वोट, ठीक है, वो अलग चीज़ है कि उसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं और कुछ सुधरा नहीं है मतलब उस एक्सटेंट तक। बट क्या ये ऐसा सिविल सर्वेंट्स के साथ और गवर्नमेंट मशीनरी के साथ भी किया जा सकता है? ये एक्चुअली है, पता है कैसे है? कोई भी ईमेल कर सकता है कि ये जो पुलिस अफसर है ना ये बदमाशी कर रहा है, ये जो तहसीलदार है ये गड़बड़ है। सो पब्लिक इज एट लिबर्टी टू राइट ईमेल्स और राइट एप्लीकेशंस और इवन रेज द वॉइस इन एनीवेयर। अभी प्रिंस चार्ल्स वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, अभी गए हैं शायद, वहीं पे हैं। एक कोई सेनेटर ऑस्ट्रेलिया का खड़ा होकर बोलता है कि आप हमारे किंग नहीं हो, कल की बात है। अब पब्लिक को रोकने वाला कोई नहीं है। सो फीडबैक जहाँ है वो इंस्टेंटेनियसली मिलता है। एक पब्लिक डीलिंग, पब्लिक ग्रीवेंसेस हियरिंग हो रही है, मंत्री जी आए हुए हैं, एकदम से 2 आदमी खड़े होकर बोलेंगे जी हमारे जेई ने तो हमारी बात ही नहीं सुनी, जिसने गड़बड़ की है, तो वो बेचारा वहीं। तो अकाउंटेबिलिटी तो है बट स्ट्रक्चर्ड नहीं है। ईमेल आईडी अगर है कि डीसी साहब को आप ईमेल कर सकते हैं अगर कोई भी ग्रीवेंस है, तो वो चलना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो ये नहीं है कि जैसे इंडिगो की फ़्लाइट है कि जी 10 आउट ऑफ पॉइंट्स दो, है ना, जैसे आजकल सर्वे होते हैं, वो गवर्नमेंट में नहीं है शायद कि पब्लिक करे, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया है और पीएसयूज़ ने किया है। एयर इंडिया जैसे पीएसयू को तो करना ही पड़ेगा ना, अब टाटाज हैव टेकन ओवर दैट। बट द पॉइंट इज़ कि इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है, हाउएवर अकाउंटेबिलिटी इज देयर। तो वो अगर इम्प्रूव हुई तो शायद सिटीजन्स का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे, वो बढ़ जाए। मशीनरी पे, वो बढ़ेगा भी और चीज़ें सॉल्व भी फास्ट होंगी। मे बी दे शुड पुट सम, वो स्माइलिंग फेस होता है ना कि जब आप खुश हैं तो आप स्माइलिंग फेस दबाओ। अगर वो रोंदू टाइप फेस को दबा रहे हैं, इसका मतलब 100 में से 99 बंदे दुखी जा रहे हैं। सर एक सिमिलर लाइंस पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि मैं फील कर रहा हूँ आजकल काफ़ी टाइम से, कि एक मेजर जो प्रॉब्लम है, क्यों मेरे कुछ फ्रेंड जो हाईली एजुकेटेड है, हाईली अर्निंग है, वो अब्रॉड जा रहे हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि उनको वहाँ पे बहुत सैलरी मिल रही है, उसका रीज़न ये नहीं है कि उनको वहाँ की बहुत लाइफ लैविश लग रही है, क्योंकि वो पे ग्रेड सब उतने डिफरेंट नहीं है, बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। ऑल्दो हम बोलते हैं हमने बहुत सारे हाईवेज बनाए, बट जब तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें ट्रैफिक जाम मिलेगा, तुम्हें रोड्स ठीक नहीं मिलेंगी, तुम्हें रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे जैसे आपने बोला बाहर निकले हुए,
तो इस चीज़ के लिए क्या किया जा सकता है कि जो कॉमन इंसान का है, ठीक है हाईवेज हैं बहुत अच्छी बात है, कम्यूट आसान हुआ है, बट जो रोज़ की लाइफ है जिसमें तुम घर से निकल के ऑफिस जाओगे, दुकान पे जाओगे, तुम्हें ट्रैफिक नहीं चाहिए, तुम्हें सही तरह से हैप्पी डे जैसे बोलते हैं वो चाहिए, तो उस चीज़ के लिए क्या किया जा सकता है? तो एक गाना था कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी कभी ज़मीं कभी आसमान नहीं मिलता। तो क्या है कि इंडिया में आपको म्यूनिसिपल सर्विसेज नहीं मिलेंगे। आप कह रहे हैं ना कि आम आदमी की लाइट चली गई, कोई सड़क टूट गई, पानी का नल का, कोई वाटर लॉगिंग हो गई, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, स्ट्रे डॉग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गार्बेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, जो कि मान लो आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में कम मिलेगा, नहीं मिलेगा मान लो। लेकिन इंडिया में आपको जो रौनक मिलेगी, जो गर्मजोशी मिलेगी, जो परिवार का एक हंसता खेलता परिवार मिलेगा, वो वहाँ नहीं मिलेगा। सो जो लोग वहाँ जाते हैं वो दुखी होते हैं अकेले, उनको वो बर्गर जो ऑर्डर कर रहे हैं वही बर्गर मिल रहा है, यहाँ पे पता नहीं कौन सा बर्गर मिल जाए हालांकि वैसा नहीं है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे थोड़ा बहुत चांस रहता है हर चीज़ का, उससे एक एंटरटेनमेंट भी बना रहता है लाइफ में। वहाँ पे परफेक्ट है। फिनलैंड में आप जाके कुछ भी करोगे वो परफेक्ट है, आप जो ऑर्डर करोगे वही आएगा, जैसा बंदा आपको चाहिए वैसा ही मिलेगा, लेकिन कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा फिर। तो यहाँ पे इंडिया में डाइवर्सिटी है, कल्चर है, स्पिरिचुअलिटी है, एक मौका भी है कि आप अपना कुछ लीडरशिप दिखाएं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो लीडरशिप क्या दिखाओगे आप? बट ऑन द अदर हैंड वी नीड टू इम्प्रूव आवर सर्विसेज। कॉमन मैन सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, और मैंने देखा इंडिया में बहुत सफ़र करते हैं लोग। अब ट्रैफिक जैम है, वीआईपी आया, अब वीआईपी आया तो ट्रैफिक वालों की क्या, फ्लाइट मिस हो रही है, उनकी ट्रेन मिस हो रही है, उनकी बस मिस हो रही है, उनके बच्चे वेट कर रहे हैं, स्कूल में वेट कर रहे हैं मान लो बच्चे, और मम्मा नहीं आई अभी। क्यों नहीं आई? क्योंकि वहाँ जैम हो गया, वहाँ पे मंत्री जी जा रहे थे। तो ये चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। मतलब कॉमन इंसान अगर खुश रहेगा तो आई थिंक एक जनरल हैप्पीनेस भी बढ़ेगा, देश का इरिटेशन लेवल कम होगा। जैसे भूटान का हैप्पीनेस लेवल है, ऑल्दो उसकी इकोनॉमी हमसे कम है। उसकी वो नहीं, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया ना, इंडिया ने तो अडॉप्ट ही नहीं किया उसको। हमने तो हैप्पीनेस इंडेक्स को कोई तवज्जो नहीं दी। आई थिंक छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश वाज सेइंग कि हम करेंगे इसको, बट आई डोंट नो हाउ मच इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। एक सर अगेन मेरा क्वेश्चन है आईएएस रिलेटेड ही, कि अभी हमने कुछ रिसेंट केसेस देखे जिसमें आईएएस ऑफिसर्स ने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए, बहुत सारा कुछ लोग पकड़े जाते हैं जो करप्शन भी करते हैं, ऑल्दो व्हेन ड्यूरिंग सिलेक्शन दे गो थ्रू अ वेरी रिगरस स्क्रीनिंग ऑल्सो, बट वहाँ पर जाकर क्या चेंज होता है? ठीक है, इज़ इट जस्ट ग्रीड, या फिर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस है, उनको कोई फोर्स करता है कि भाई तुम्हें करना ही है, नहीं तो योर लाइफ इज़ इन डेंजर। हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें पॉलिटिशियंस प्रेशराइज करते हैं ब्यूरोक्रेट्स को। तो आपके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम्स कितनी प्रेवेलेंट हैं? एक तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो गलत लोग आ जाते हैं, और जो फॉर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसका क्या आपका पर्सपेक्टिव है? मुझे लगता है यूपीएससी में तो ऐसा एक वन इंसिडेंट वी हैव हर्ड। ओके, यूपीएससी एग्जाम इज प्रॉब्ली द बेस्ट एग्जाम इन इंडिया, बेस्ट कंडक्टेड, फुल प्रूफ। अभी तक उसमें एक दो आए केसेस, वो एग्जाम के नहीं है, वो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड है। एग्जाम प्रोसेस में कोई कमी नहीं है। सो आई थिंक दैट पार्ट इज, एक कहावत ये भी है कि द एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। ये एक्सेप्शन है, वो रूल ये है कि ठीक है सब कुछ। तो इक्का दुक्का अगर हो गया, दैट डजंट मैटर, इट हैज़ टू बी, नो डाउट दे हैव टू कवर दैट, दे हैव टू सी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, फोर्ज डॉक्यूमेंट नहीं आने चाहिए, वो कर देंगे, वो रेक्टिफाई। लेकिन ज़्यादातर सिलेक्शंस जब होते थे इंडिया में पहले ख़ास तौर पे, तो बहुत क्लाउड आता था, डाउट आता था। अब जहाँ पे वीडियोस बन रहे हैं इंटरव्यूज़ के, या एक डिस्क्रिशन कम हो गया है सिलेक्शन में, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड। सो आई वुड से आई एम सीइंग द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, the process of selection has improved. It is not due to any political party, it is due to the transparency which has come in generally, and it is due to the technology. तो उसमें अब गड़बड़ हो नहीं सकती। तो उसके अब कई बार हमारे पास भी सिफारिश आती है कि सर वो बोल दो। मैं कहा यार वो तो कंप्यूटर में चेकिंग होनी है, उसमें कुछ बोल ही नहीं सकते आप। वो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है।
और सिलेक्शन में अगर अभी भी कोई 19-20 का फ़र्क है और somebody who deserved it was not selected, then we must improve that. We need to get the best people in the government. And if somebody is coming through corrupt means, then what will he do in his service? He will continue like that. He's paid some bribe to come in, then he will continue like that. But I think these cases are reducing gradually because of technology. और सर जो करप्शन होता है जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वेरियस इंस्टेंसेस होते हैं, अब ब्रिज गिरा, अब उसमें करप्शन का रोल था या फिर बैड इंजीनियरिंग थी, वो अलग अलग चीज़ें हैं. बट लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सब करप्ट हैं, ठीक है, सिस्टम करप्ट है, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं. तो किस लेवल तक करप्शन है अभी? आपने टेक्नोलॉजी बोला कि उससे शायद इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, तो कितना, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन परसेंटेज टर्म्स, बट कैसे, कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि इंडिया इम्प्रूव होगा उस इंडेक्स पे? इंडिया इम्प्रूव हो रहा है. इसी बाहर से बहुत लगता है कि करप्शन सब करप्ट है, ऐसा नहीं है. जब इंडिया की क्रिकेट टीम अगेन ख़राब खेलती है तो सब यार बहुत पैसे खा गए, गलती जानबूझ के खेल गए. दैट्स रॉन्ग. इन गवर्नमेंट आई वुड से वेरी फ्यू पीपल आर एक्चुअली करप्ट. पर वो नज़र ऐसे आता है, ब्रिज गिर गया तो बहुत ही बड़ी बात है ना. ट्रेन का एक्सीडेंट मान लो लापरवाही से हुआ, करप्शन भी नहीं है, लापरवाही है. सो वो तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है. बट ज़्यादातर इंसान अपनी नौकरी कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं. ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट में ओवरसाइजिंग है, टू मनी पीपल जितने चाहिए भी नहीं, कुछ लोग खाली बैठे हैं, कुछ लोग ओवरवर्कड हैं, वो भी मिसमैनेजमेंट है. तो करप्शन का लेवल तभी कम होगा जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी टेक्नोलॉजी से, प्लस लीडरशिप. Who is talking about it? Should not the government of India come out and say, leadership should say, addressing the employees कि देखिए आपकी सर्विस परमानेंट है तो भी और जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है. कोई मैसेज आ रहा है किसी के पास? ये नहीं आ रहा है. रूल है कि भाई गड़बड़ नहीं करनी है, ऑब्वियसली स्ट्रेट जाना है, लेकिन कोई रिमाइंडर, कोई लीडरशिप, कोई मोटिवेशन. आर यू रिकग्नाइजिंग द ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ कि इन्होंने एक वॉलेट खो गया तो पुलिसमैन ने वापस किया, उसको इनाम मिलता है, ठीक है, पर पब्लिकली उसको एक्नॉलेज किया जाए. सो आई थिंक इंसेंटिव फॉर नोन पीपल हु आर एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, इम्पेकेबल, इंटेग्रिटी, उनको और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए. और जो बहुत ज़्यादा कोई करप्ट है उनको पेनलाइज करना चाहिए. और जो फेंस सिटर है वो लीडरशिप पे डिपेंड करता है. लीडरशिप कैन से कि भाई यू बेटर वॉच आउट, तो फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बनती बात. तो लीडरशिप कैन रिड्यूस करप्शन. सर कोई ऐसा आपकी सर्विस के टाइम पे बिगेस्ट अचीवमेंट या बिगेस्ट रिग्रेट कुछ ऐसा है जो आपके माइंड में रहता है कभी? अचीवमेंट्स तो खैर होते हैं बिकॉज गुडविल बहुत मिला. और आईटी पार्क ऑफ चंडीगढ़ डेफिनेटली माना जाता है कि एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने काम किया. ई संपर्क सेंटर्स ऑफ चंडीगढ़, एक हमने पंचकुला शहर को भी बचाया पोल्यूशन से. मैं था, कुछ और ऑफिसर्स थे, हमने स्टोन क्रशर्स कोई 40 के करीब थे, उनको शिफ्ट कराया एक सेफ जोन में, लीगली, प्रॉपरली, प्रोसेस के साथ. और वो शिफ्ट हो गए और उससे पंचकुला सिटी वाज स्पेयर्ड ऑफ दैट डस्ट पोल्यूशन. और वो ऐसे जोन में गए जो लीगली एज पर नॉर्म्स अलाउड है, और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब उस बात को भी 30 ईयर्स होने वाले हैं या हो गए. So these are the achievements. There are others also. Other Samman we started something called Chandigarh Training on Soft Skills. Chandigarh Tourism में भी बहुत initiatives लिए. एक Society for Promotion of IT in Chandigarh किया. एक SDC पंचकुला एक Village Mentoring concept किया. Single window system को improve किया. Public dealing को improve किया. तो satisfactory थे ये achievements. लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो और हो सकती थी perhaps. But I enjoyed my service definitely. और सर अर्ली रिटायरमेंट आपने लिया और आई थिंक वेरी फ्रूटफुल करियर यू हैड. तो आपने वो डिसीजन कैसे लिया? कितना टफ था वो डिसीजन लेना कि इतनी सारी सक्सेस और मतलब आई थिंक मोटिवेशन भी थी आप में और काफ़ी ज़्यादा ज़ील था. तो उसके बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको IAS? तो मुझे कई दिनों से लग रहा था कि मैं एक तो मैं HCS to IAS आया था, तो मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी तो बनना नहीं था. आई वुड हैव रिटायर्ड एज सेक्रेटरी. Secondly, I would have been sitting in the meeting. अभी भी आपके साथ नहीं बैठा होता, मैं मीटिंग में बैठा होता. अभी भी मैं सर्विस में ही हूँ वो एज के हिसाब से. लेकिन रिज़ाइन किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया. वो इसलिए लिया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया सर्विस में. मुझे इन्विटेशन आने लग गए
अब डीसी पंचकुला है, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज तो जा नहीं सकते ना मोटिवेशनल, वो फाइलें हैं, मीटिंग है, काम है, पब्लिक बैठी है, तो चेन्नई से इन्विटेशन आ गया। तो आई थॉट कि यार ये ज़्यादा ज़रूरी है। आई थॉट देर आर हंड्रेड्स ऑफ IAS ऑफिसर्स हु आर डूइंग द जॉब, मेरे बिना भी काम चल रहा है, तो मैं अपना मोटिवेशनल स्पीकिंग में काम कर रहा हूँ, जो कि बहुत रेयर है। एज यू सेड, रिज़ाइन करके जाना, देर आर मोटिवेशनल स्पीकर, तो IAS ex-IAS वाले कम है, एक आधू का होगा। तो हम लोग जब जाके बात करते हैं यूथ के साथ एंड टेल देम कि जो प्रेशर आप फील कर रहे हैं वो ज़्यादा मत फील करो, इम्प्रूव योर कॉन्शियसनेस, तो आई फील आई एम मेकिंग मोर इम्पैक्ट इन दिस स्टेज देन आई वुड हैव मेड देयर, बट अर्लियर व्हेन आई वाज देयर आई डिड माय बेस्ट इन द सर्विस आल्सो। सर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है आपसे इस पॉइंट पे, एक मोटिवेशन पे और एक कॉन्शियसनेस पे। बट उससे पहले जैसे आपने बोला कि पोल्यूशन पे आपने टच किया, कुछ काम किया, आजकल एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है जो कि टाइम भी आ गया है दिल्ली NCR में कि पोल्यूशन बढ़ गया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट किसी को ब्लेम कर रही है, दिल्ली हरियाणा को ब्लेम कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब को ब्लेम कर रहे हैं, फार्मर्स को ब्लेम कर रहे हैं, बट कोई इवेंचुअली ये सेम चीज़ देख रहे हैं हम लास्ट 10-15 सालों से, सेम ब्लेम गेम। तो कितनी मेजर प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं फाइनली? एक तो ग्लोबल लेवल पे देखना ज़रूरी है सारी गवर्नमेंट्स को। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग प्रॉब्लम, उसमें मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, काम भी करते हैं, मेरा कॉलम भी है रैंडम फॉरेस्ट, उसमें कई चीज़ें मैं लेता हूँ। एक नेशनल लेवल, एक दिल्ली लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। दिल्ली में अगर पहले पोल्यूशन नहीं था और अब है, दैट मीन्स समथिंग हैज़ हैपेंड। इफ़ यू लुक एट 20 years बैक, इट वाज नॉट लाइक दैट। 10 years से लेट्स से रफली बढ़ गया है। जो फ्लाइट्स की प्रॉब्लम है वो भी 10 years से बढ़ गई है, 20 years से बढ़ गई है। जो हमारे इंडस्ट्री पोल्यूशन की अगर नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट पुटिंग इन द इक्विपमेंट विच दे हैव टू पुट टू कंट्रोल पोल्यूशन, दे हैव टू स्पेंड मनी ऑन दैट। वो कंपल्सरी होना पड़ेगा। अगर एक केमिकल फैक्ट्री है जो पोल्यूटेंट्स को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि वो 5 लाख रुपए उसको खर्च करने पड़ रहे हैं उस पर, तो करने पड़ेंगे उसको। सो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। बाकी जो स्टडीज़ मैंने पढ़ी हैं, न्यूज़पेपर्स में ही पढ़ी है हमने भी, क्योंकि मैं उसमें डिपार्टमेंट में रहा नहीं, हालांकि मैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में रहा हूँ, बट क्लाइमेट चेंज उसमें नहीं रहा, पोल्यूशन। तो आई वुड से दैट व्हीकुलर पोल्यूशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज, stubble burning, all of them contribute to this. So all of them have to be taken up at the same time, and then only Delhi can be. Then of course Diwali pollution, firecrackers अभी भी हैं। सर हमारे यहाँ तो बंद करा दिए पटाखे क्योंकि पोल्यूशन है। ये बंद तो करा दिए, बट कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। या एक सर एक और जो प्रॉब्लम है जो इंडियन सोसाइटी को हॉन्ट करती है काफ़ी टाइम से, वो कास्ट सिस्टम है। हम अलग अलग कास्ट में बटे हुए हैं, हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो भी नेशन नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है अपनी कास्ट के लिए कुछ करना। क्रीड पे हम ध्यान देते हैं, लिंग्विस्टिक जो हमारी प्रेफरेंस है, कभी कन्नड़ प्रॉब्लम होती है, कभी हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन, कभी मराठी प्रॉब्लम होती है। तो ये कास्ट सिस्टम जो है, इससे इंडिया कैसे इम्प्रूव हो सकता है? इसके साथ ही एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम है रिजर्वेशन की भी। तो काफ़ी लोग प्रो रिजर्वेशन हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन की वजह से कुछ डिज़र्विंग कैंडिडेट्स जिनकी कोई प्रॉब्लम, जिनकी कोई फॉल्ट नहीं है, वो रह जाते हैं। ठीक है, बिकॉज रिजर्वेशन डिफाइंड है, डिज़ाइंड है कि काफ़ी सारे लोग अच्छे मार्क्स आने के बाद भी नहीं जा पाते। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो कास्ट हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इम्प्रूव हो रहा है। कास्ट सिस्टम का जो एक इम्पैक्ट है वो कम है। मैंने और मेरी वाइफ ने इंटरकास्ट मैरिज की, तो उस टाइम हमें थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन अब अगर हम मैरिज करने लगते, शादी करने लगते, इस एरा में हमें मुश्किल नहीं होनी थी। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, वहाँ पे मुझे लगता है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इकोनॉमिकली वेल ऑफ है और फिर वो रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स रही हैं उस एरिया में या उस कम्युनिटी में तो होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली आई थिंक कि थोड़ा बहुत पैरोकियल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में होता है, अपने अपने लोगों के लिए सब लोग काम करते हैं, लेकिन आई थिंक इफ़ यू लुक एट इट, इंडिया जो यंग जनरेशन है वो ये नहीं सोच रही। इवन माई वाइफ टेल्स मी इन हर जनरेशन इन हिमाचल, शी इज़ फ्रॉम हिमाचल, वो लोग कास्ट के बारे में जानते ही नहीं थे।
उनको अपनी कास्ट के बारे में पता नहीं था स्कूल कॉलेज के टाइम। हरियाणा में हमें पता था। तो ये स्टेट वाइज भी डिफरेंट है, लेकिन कम हो रहा है इम्पैक्ट, कुछ कम हो रहा है। पॉलिटिक्स में नहीं कम हो रहा है, पॉलिटिक्स में अभी भी जो वोट बैंक है, जो कास्ट ओरिएंटेड सिलेक्शंस है वो हो रही हैं कि ये वोट, ये सीट जाट को दे दो, ये नॉन जाट को दे दो, ये फलाना। हरियाणा में बहुत होता है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट ऑफ कास्ट ऑन रिलेशनशिप्स इज लेस। पहले ज़माना ये भी था कि वो पानी नहीं पी सकता बंदा यहाँ पे, अब कम हो रहे हैं इंस्टेंसेस। सो आई थिंक वी विल इम्प्रूव विद ग्रेटर अवेयरनेस। टाइम लगेगा पर हो रहा है। अच्छा, एक सर आपने अपना करियर अब चूज़ किया है कि मोटिवेशनल स्पीकर का, तो आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं यूथ के लिए? क्या, क्योंकि अब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो आ गई हैं लोगों के सामने, इसकी वजह से डिप्रेशंस और एंग्जाइटीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग। तो आप क्या उस सेंस में आपने ऑब्जर्व किया है, क्या आप कहना चाहेंगे उस सेंस में? आई थिंक कि हमें ओवर थिंकिंग को कम कराना है। जो यूथ है वो ओवर स्ट्रेस्ड है और उसकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। यू सी दैट यंगस्टर्स आर बॉल्डिंग एंड ग्रे हेयर आ रहे हैं। वो हो सकता है जंक फूड की वजह से भी हो, लेकिन ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज भी बढ़ रही हैं सोसाइटी में। तो मेरा एज अ मोटिवेटर ये रहता है कि हाउ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। नंबर 1 आई से फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। जब आप दौड़ लगाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो आपके हार्मोन्स, आपका बॉडी माइंड बैलेंस इंप्रूव होता है, आपका फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस दोनों इंप्रूव होता है। नंबर 2 आई से क्रिएटिविटी। क्रिएटिव परसूट्स में रहो, म्यूज़िक में रहो, पॉडकास्टिंग करो, डिबेटिंग करो, कोई पब्लिक स्पीकिंग करो, आर्ट, पोइट्री। उससे क्या होगा, आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते हैं वो भी अच्छा चलेगा। एंड यू विल गो बैक टू योर वर्क फीलिंग रिफ्रेश्ड बिकॉज यू प्लेड द गिटार ऑन संडे। यू हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स। कॉन्वर्सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेक्सटिंग कर रहे हैं और बात नहीं कर रहे, वो इनकम्प्लीट लाइफ है। यू हैव टू हैव नेबर। इंग्लैंड वगैरह में जो अकेले रहते हैं, ओल्डर पीपल आर लोन एट टाइम्स। बच्चे चले गए, दे आर डिप्रेस्ड, दे आर लोनली। इंडिया में लोनलीनेस कम है, फिर भी है बिकॉज ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर। बट अगर कोई बच्चा बाहर रह रहा है, वो लोनली फील कर रहा है। लेकिन आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप टॉकिंग। एंड अनदर थिंग आई ऑलवेज से इज स्पिरिचुअल लाइफ, मेडिटेशन। मेडिटेशन को ले आइए अभी लाइफ में, तो फिर आपकी लाइफ इंप्रूव ही होगी। योगा, मेडिटेशन। एंड लास्टली आई वुड ऑल्सो से बुक्स कम पढ़ रहे हैं। बुक्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, अच्छा हो सकता है सोसाइटी पे। अच्छी बुक्स पढ़िए, उससे आपको बात करने का ढंग भी। आईएएस की बात हम कर रहे थे, जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बुक्स पढ़ते हैं ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं, ज़्यादा अवेयर होते हैं। तो बुक्स पढ़ो। एक इस सेंस में सर डीपर क्वेश्चन मैं पूछूंगा स्पिरिचुअलिटी पे। आपका स्पिरिचुअल टेक क्या है? आपने कब स्टार्ट किया? मुझे पता है कि आप YSS फॉलो करते हैं, सेम चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी है मेरे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आपने और भी जगह ट्राई किया कि क्या? वैसे तो बोलते हैं ट्राई नहीं करना चाहिए, पर आपने कुछ और गुरुज़ के पास जाकर देखा, फिर आपको कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको? तो लकीली फॉर मी, मैं और जगह नहीं गया। मेरी वाइफ भी लकी रही, उन्होंने भी सबसे पहले उन्होंने शुरू किया हमारी फैमिली में। उनको किसी ने ऑटोबायोग्राफी योगी दी तो उन्होंने पढ़ ली, और 5 साल तक वो करती नहीं। मैं नहीं था, मैं बिज़ी था, अपने सपोजिटली बिज़ी, कि आप तो बिज़ी हो, मैं तो बिज़ी हूँ। लेकिन 5 साल के बाद धीरे धीरे मैंने भी मेडिटेशन शुरू की, प्रैक्टिस शुरू किया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत पाथ्स देख के फिर YSS में आए। ये भी हो सकता है कुछ लोग YSS में आए, कहीं और चले गए उसके बाद, जो भी उनको सूट करता है। तो आई वुड से, एंड परमहंस योगानंद जी राइट्स, ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योग, ही राइट्स, you can drink water from many wells initially, but ultimately you have to go deep into one well. You draw from that well. So ultimately you have to choose one guru, one path, one deep spiritual quest. फिर आप intellectual studies में नहीं पढ़ सकते ज़्यादा से ज़्यादा. You have to get into practice of meditation. वो एक ही पाथ से आएगा. तो एक पाथ चुन लीजिए. पहले 2-3 साल लगा लो, उसके बाद एक पे आ जाओ. और सर जो आपने प्रैक्टिस की है उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? क्योंकि एक प्रॉब्लम जो लोग बताते हैं इस चीज़ के लिए वो ये है कि हम पे टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का। हम रात को मेडिटेशन करें, सुबह करें, हमारा ऑफिस ही चलता है रात के 12 बजे तक। तो उस चीज़ को आप
आप क्या बोलना चाहेंगे टू गाइड पीपल टू स्टार्ट मेडिटेशन एंड दीज कोर्सेज? There is a saying that if you want something done, give it to the busiest person. Don't give it to the idle person. If you want somebody to meditate, tell the busiest person to meditate. वो busiest person निकाल लेगा टाइम. खाली बंदा जो बैठा है वो बहाने बनाता ही रहेगा. So I would say that, and meditation is not something which is optional. ये तो compulsory है. Swimming is optional. अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपको कोई डूबने वाला चांस नहीं है, तो स्विमिंग आपको नहीं भी आती तो आप ठीक हो. बट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल क्वेस्ट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड गॉड एज पर आवर स्क्रिप्चर्स, एंड मेडिटेशन इज समथिंग विच इनेबल्स अस टू गो क्लोजर टू गॉड. अब उसके लिए आप बहाने बनाओ कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, और सोक्रेटिस ने बोला बिवेयर द बैरननेस ऑफ अ बिजी लाइफ. बंजर ज़मीन है वो बिजी लाइफ, कुछ नहीं निकल रहा उसमें से. जब आप अपने आप को एक्सट्रिकेट करके, कॉन्शियसनेस को रेज करके, और फिर आप मेडिटेट करते हैं. अभी आप वो सब काम करके आए हो, रात को मुश्किल होता है मेडिटेट करना बिकॉज योर माइंड इज़ क्लटर्ड. रात को आप सो गए, सुबह सुबह आप मेडिटेट करते हैं तो थोड़े फ्रेश माइंड है. सो इफ़ यू मेक द एफर्ट डिस्पाइट बीइंग बिजी, समबडी इज़ लुकिंग, दे आर गिविंग यू पॉइंट्स फॉर दैट. तो अल्टीमेटली आप देखना, मेडिटेट जितना आप करेंगे, यू विल गेट लकियर, यू विल फाइंड सक्सेस इन योर करियर ऑल्सो. तो मेडिटेशन का डायरेक्ट फ़र्क आपके रोज़ की लाइफ में भी पड़ता है. आप कामर हो जाते हैं, आप चैलेंजेस को अच्छा हैंडल करते हैं, बहुत कुछ होता है. और सर स्पिरिचुअल ग्रोथ आइडेंटिफाई करने के लिए कि ठीक है हम मेडिटेशन कर रहे हैं बट स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी हो रही है, कुछ ऐसे फैक्टर आपने ऑब्जर्व किए? क्योंकि आप आई थिंक एक डीप मेडिटेटर हैं काफ़ी टाइम से, मैंने आपके और भी इंटरव्यूज सुने, तो आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? वैसे तो आई एम अ डेवोटी एंड आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू टेल यू दिस, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि अपने अंदर मैंने देखा कि चेंजेस हैं. और डीप मेडिटेशन जो कितनी डीप है वो नहीं पता, पर डीपर 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 जब आप करते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं और काफ़ी शांत आप हो जाओ, और प्रॉब्लम्स को ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं. कामनेस इज़ अ बिग प्लस पॉइंट, और मेडिटेशन से आता है. रेस्टलेसनेस इज़ अ क्राइम ऑलमोस्ट, टू मच रेस्टलेसनेस, डिस्टर्ब माइंड. सो आई थिंक जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना, और फिर वो गेज कैसे करते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, उसका तो यही आंसर है कि द मंक ऑफ YSS, देयर इज़ अ टॉक बाय स्वामी सुधानंद जी, एफर्ट इज प्रोग्रेस. ही सेज एफर्ट करो एंड दैट इज प्रोग्रेस. सो इवन स्वामी स्मरणानंद जी, ऑल द मंक्स ऑफ YSS, दे से दैट यू मेक द एफर्ट एंड लीव द रेस्ट. वही भगवद गीता इज ऑल्सो सेइंग द सेम. सो आई थिंक एफर्ट आप रेगुलरली मेडिटेशन में करते रहिए. नंबर बन रहे नहीं बन रहे वो हमारे हाथ में नहीं है. वो ये कहते हैं कि एस्ट्रल बैंक आपका अक्यूमुलेट, उसमें एस्ट्रल बैंक में आपका डिपॉजिट्स हो रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर यू. कई बार आपको ये नहीं लगता कि कुछ गुड लक आ गया, वो कैसे आया? बिकॉज यू हैव डन समथिंग गुड इन द पास्ट. सो कीप डूइंग इट. थैंक्स अ लॉट सर. काफ़ी हमने टॉपिक डिस्कस किए आज, जिसमें कि IAS से लेके मोटिवेशनल स्पीकिंग, स्पिरिचुअल साइड, कैसे इंडियन सोसाइटी को हम बेटर बना सकते हैं, और यूथ के लिए भी हम कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको सिस्टम का अच्छा पार्ट बना सकते हैं. ऑन अ क्लोजिंग नोट, आई वुड लाइक टू फर्स्ट थैंक यू. एंड एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा मैसेज जो आप यूथ को आज के देना चाहें ताकि वो और कंट्रीब्यूट कर सकें नेशन की प्रोग्रेस के लिए? 3 चीज़ें हैं. एक तो कंपैशन, एम्पैथी फॉर अदर्स. तो अपने बारे में मत सोचो. जब आप अपने काम करते रहो, अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना, औरों के बारे में सोचना. देन यू विल फाइंड दैट योर कप ऑफ हैप्पीनेस विल बी फुल. ऑल द सेंट्स विल टेल यू. जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो समहाउ यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू. नंबर 2 इज क्रिएटिविटी. बोरिंग नहीं बनना, रूटीन नहीं बनना. हंसमुख रहो और चीयरफुल रहो और क्रिएटिव रहो. डू न्यू थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स, म्यूजिक, आर्ट, डांस, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज, फ्रेंच वगैरह, कुछ भी, तमिल, कुछ भी सीखो. नंबर 3 आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस योर लाइफ विथ फैमिली. फैमिली, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, मदर, फादर, फ्रेंड्स. वो जो फ्रेंड बेचारा आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड था, वो दूर रहता है, बात नहीं करते, व्हाट्सएप कर देते हो हैप्पी बर्थडे, फ़ायदा नहीं है, बात करो उससे. सो मन खुद का भी हल्का होता है, उसका भी होता है. सो आई थिंक फैमिली बैलेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वर्क हार्ड, बी गुड, एंड डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली. थैंक्स अ लॉट सर. काफ़ी इंसाइटफुल था ओवरऑल डिस्कशन, एंड आई एम श्योर जितना मुझे हेल्प किया है उतना ही हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करेगा. थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी.